इज द रेवेन्यू? रेवेन्यू क्या होता है बेटा? जब आप टोटल जितनी आप मनी रिसीव करती हो ना अपना आउटपुट सेल करके, उसे बोलते हैं रेवेन्यू। ठीक है, सपोज कोई सेलर है, ठीक है, सपोज कोई कपड़े वाला है, सेलर है ना, उसने 5 पीस बेचे कपड़े के और एक पीस का प्राइस था 500, तो 2500 का क्या आएगा? टोटल रेवेन्यू। क्लियर है? टोटल रेवेन्यू का मतलब होता है टोटल आपको जितना आपकी मतलब अर्निंग्स है, जितना आप रिसीव कर रहे हो फ्रॉम द सेल ऑफ, जितनी आपने सेल की यूनिट्स के ऊपर। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? उसे बोलते हैं टोटल रेवेन्यू। अब एक होता है एवरेज रेवेन्यू, ये होता है एक यूनिट का प्राइस, यानी कि मतलब कि टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय आउटपुट, वो क्या बन जाएगा आपका? एवरेज रेवेन्यू। और इट इज इक्वल टू प्राइस। किसके इक्वल होता है बेटा? प्राइस की। क्लियर है? तो होता है रेवेन्यू ऑफ पर यूनिट सोल्ड। ठीक है, पर यूनिट का रेवेन्यू क्या था, यानी कि टोटल रेवेन्यू को मैंने डिवाइड कर दिया। कितना टोटल रेवेन्यू बेटा कमाया सेलर ने? 2500। कितने क्वांटिटी सेल की थी? 5 पीस, तो कितना आएगा? देखो प्राइस के इक्वल है कि नहीं है? है ना? तो एवरेज रेवेन्यू किसके इक्वल होएगा? प्राइस के। क्लियर है? समझ लगी है? तो सिंपल से सुनो, टोटल रेवेन्यू क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। मैंने यही किया था ना, प्राइस 500 था, कितनी क्वांटिटी सेल की थी मैंने? 500। यही था ना बेटा? टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी। और टोटल रेवेन्यू क्या होता है? पी इंटू क्यू। ये कटिंग हो गई, तो एवरेज रेवेन्यू किसके को लाएगा? प्राइस। क्लियर है? समझ लगी है? इट इज इक्वल टू प्राइस। ठीक है, अगला है मार्जिनल रेवेन्यू। नाउ व्हाट इज अ मार्जिनल रेवेन्यू? ये होता है टोटल रेवेन्यू से पिछला वाला रेवेन्यू, मतलब जो एडिशनल यूनिट आप सेल करते हो ना। सपोज करो एक सेलर है, उसने पहला एक यूनिट सेल किया, प्राइस रखा 10, 2 किए, प्राइस रखा उसने कम कर दिया, 3 किए, प्राइस रखा उसने 8, तो पहले टोटल रेवेन्यू क्या आएगा? प्राइस इंटू क्वांटिटी। कितना आएगा? 10, 18, बोलो 24। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज रेवेन्यू? मैंने बताया था वो प्राइस के इक्वल होता है, चाहे निकाल के देख लो। क्या होता है? टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय ये आपका यूनिट आउटपुट क्यू है। 10 डिवाइड बाय कितना आएगा? 10, 9, 8। देखो प्राइस के इक्वल आया कि नहीं आया? आया ना? व्हाट इज द मार्जिनल रेवेन्यू? मार्जिनल रेवेन्यू होता है टोटल रेवेन्यू जो एडिशन। देखो अगर आपने एक यूनिट और सेल किया, सेकंड वाला, तो आपने एडिशनल रेवेन्यू कितना कमाया बेटा? 8 रुपए का। फिर आपने एडिशनल और सेल किया, कितना कमाया? 6 रुपए का। यानी कि आप ऐसे निकालोगे 8, पिछली टर्म माइनस करके ना, टी आर एन माइनस टी आर, पिछली टर्म माइनस करना, कितना आएगा? 6। क्लियर है? समझ लगी है? दिस इज नोन एज अ मार्जिनल। मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट के सेल करने से आपको टोटल रेवेन्यू कितना एक्स्ट्रा अर्न हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं? मार्जिनल। आपने टोटल, आपने मार्जिनल कॉस्ट भी ऐसे क्यों की हुई ना? मार्जिनल कॉस्ट सेम थी ना? मतलब क्या करना है? 18 में से 10 माइनस, 24 में से 18 माइनस, क्या आएगा? क्लियर है? अब अगला कंसेप्ट है रिलेशन बिटवीन द एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। देखो जी, उसने आपको डायग्राम ये दी हुई है बना के, वैसे इस टाइम की जरूरत नहीं है कि एवरेज रेवेन्यू से ऐसे दे दिए, मार्जिनल उसने ऐसे दे दिए। ठीक है जी, ये डायग्राम दी, देखो जरा इसका मतलब क्या है। देखो जब एवरेज रेवेन्यू इंक्रीज होएगा, मार्जिनल रेवेन्यू भी इंक्रीज होएगा, और ये ए आर से ज्यादा इंक्रीज होएगा। ठीक है, जब आपका एवरेज रेवेन्यू होएगा मैक्सिमम, तो मार्जिनल रेवेन्यू इसके बराबर हो जाएगा।
जब एवरेज रेवेन्यू आपका फॉल करेगा, MRB फॉल करेगा और MR ज्यादा फॉल करेगा। ये हमने किया था कॉस्ट में, मैंने तभी बताया था कि मार्जिनल जो होता है ना, मार्जिनल जब भी एवरेज से ज्यादा अगर बढ़ता है तो एवरेज से ज्यादा बढ़ेगा और ज्यादा फॉल भी होएगा। इसी में भी सेम है कि जब भी दोनों इंक्रीज होंगे, MR ज्यादा इंक्रीज होएगा और MR फॉल भी ज्यादा करेगा AR से। क्लियर है? समझ लगी है? अब उसने बोला रिलेशन बताओ TR, AR और MR में। एक जनरल रिलेशन है क्योंकि इसमें उसने कोई मार्केट नहीं पूछी। जैसे इसका रिलेशन आता होता है डिफरेंट मार्केट सिचुएशंस में, कि मोनोपोली है, परफेक्ट कंपटीशन है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। अब इसमें कुछ है नहीं, उसने एक जनरल रिलेशन पूछा हुआ है जो आपको टेबल गिवन है ना 7.5 का। देखो एक जनरल रिलेशन उसने क्या पूछा है कि देखो रिलेशन बिटवीन, कोई मार्केट नहीं पूछी उसने, सिंपल एक रिलेशन पूछा है TR MR और ठीक है। सपोज एक प्रोड्यूसर है, वो अपने यूनिट सेल कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7, और अगर उसने सेल ज्यादा करनी, अपना प्राइस रिड्यूस कर रहा है 10 9 8 6 7 5 4, ठीक है। अब उसका बनाओ टोटल रेवेन्यू, वो क्या आएगा? प्राइस इनटू क्वांटिटी, ये आपका क्यू है, निकालो कितना आएगा? 10 18 24 25 35 30 28, यही आ रहा है बेटा, देखो जरा। ठीक है, मैंने सॉरी, प्राइस आ गया 10 6 5 4। अब निकालो अपना एवरेज रेवेन्यू, वो क्या होता है? TR डिवाइड बाय यूनिट करो, वही आ जाएगा जो आपका प्राइस आएगा। 10 9 8 7 6 5 4। आप निकालो अपना मार्जिनल रेवेन्यू, क्या निकालोगे? मार्जिनल रेवेन्यू वो क्या होता है? पिछली टर्म माइनस कर दीजिए, क्या आएगी बेटा? इसने पहले लिखा हुआ है 10 की, नहीं बताओ, इसने लिखा हुआ है 10। यस, पहले में कुछ नहीं तो उसने 10 लिख लिया। फिर डिफरेंस कितना है? 8 का, फिर कितना है? 6 का, फिर कितना है? 4 का, फिर 2 का, यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे -2 आ रहा है। क्लियर है? अब बनाओ इसकी डायग्राम, समझाती हूँ इसका। इसने आई थिंक यूनिट वाइज बनाई हुई है, अगर अपने यूनिट वाइज बनानी से पूरा रखा है इसने। एक के ऊपर 10, 2 के ऊपर 18। देखो यहाँ तो अब ऐसे बना लेना, मैं तो आपको फ्री हैंड बनाने बता रही हूँ, अगर पूरा बनाना तो फिर ऐसे लिखना यूनिट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, है ना। फिर आपको जो टीयर की शेप कैसे बनेगी बताओ मेरे को? अगर पूरी यूनिट, जो टीयर होती है ना बेटा, ये होती है ऐसे। मैं यूनिट्स वाइज नहीं बना रही हूँ, आपने यूनिट्स वाइज बनानी है तो फिर यूनिट्स वाइज प्रॉपर ड्रॉ करके, जैसे एक के ऊपर रेवेन्यू कितना था बेटा, आपका टोटल रेवेन्यू कितना था? 10 कर लोगे बस, फिर करवाऊं? कर लोगे? मैं फ्री हैंड बना रही हूँ। फ्री हैंड का मतलब इसकी शेप ऐसे आती है, ये टोटल रेवेन्यू होता है। ठीक है जी, टोटल रेवेन्यू ये है आपका। अब देखो नीचे हम बनाएंगे AR और MR। अब देखो उसने नीचे शेप गिवन है कि यहाँ पे जो टोटल रेवेन्यू है ना, ये मैक्सिमम है कि इसके बाद ये फॉल करना शुरू हो गया, है ना। मैक्सिमम है ना बेटा, टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम। इसने लाइन यहाँ से ड्रॉ कर ली, देखो जरा, आपने सीधी लाइन यहाँ से ड्रॉ करनी है। देखो मेरा यूनिट वाइज नहीं आया क्योंकि मैंने इसको पूरा ड्रॉ नहीं किया, मैं तो वैसे समझाने के लिए बोल रही हूँ। अगर पूरा आप ड्रॉ करोगे ऐसे ही कि टोटल रेवेन्यू 10 18 24 ऐसे लिखोगे ना, वो पूरा एक्यूरेट मेजर आ जाएगा। और नीचे आपको जैसे 1 के ऊपर AR कितनी है? 10 है, तो आपने ऐसे ऐसे लेनी है। मैं फिर आपको सिंपल करवा रही हूँ, बस वो सिंपल समझाने के लिए बोल रही हूँ। आपकी ये एवरेज रेवेन्यू बन गई बेटा। एवरेज रेवेन्यू यहाँ बनाओ, मार्जिनल रेवेन्यू ये यहाँ पे कट करके नीचे जाएगी, क्यों? पहली बात तो ये सुनो, मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो सकता है, जैसे अभी नेगेटिव हुआ है आपका, ठीक है। लेकिन जो एवरेज रेवेन्यू है ना, इतना नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होएगा, क्यों?
क्योंकि आपका प्राइस है, प्राइस थोड़ी नेगेटिव कर दोगे। जो सेलर है वो आपसे पैसे ले रहा है, आपको थोड़ी देगा पैसे, ठीक है ना। तो एवरेज रेवेन्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अब बोलोगे मैम आपने ऐसे क्यों काटा, एमआर यहाँ पे क्यों लिखा। देखो एमआर क्या होता है, एमआर होता है टीआर में कितनी एडिशन हो रही है, ये होता है ना एमआर कि कितनी एडिशन हो रही है टीआर में। पहले कितनी एडिशन हुई है 8 की, मतलब एमआर की फॉल कर रही है। जब आपका टीआर देखो, अगर आपका टीआर है मैक्सिमम, मतलब टोटल रेवेन्यू जितना आपका था, देखो टोटल रेवेन्यू आपका इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना बेटा। पहले कितना इंक्रीज हुआ, 8 के साथ, फिर 6 के साथ, फिर 4 के साथ, फिर 2 के साथ। जिस रेट से इंक्रीज होता है ना, ये उससे क्या क्या होती है, एमआर क्या होती है, एमआर, ठीक है। और यहाँ पे टोटल रेवेन्यू आपका मैक्सिमम है, मतलब 30 से 30 पहुंच गया, कह लो टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है। यहाँ कांस्टेंट बन गया, वहां पे एमआर क्या हो जाती है, जीरो, क्या बन जाती है, देखो जीरो है ना एमआर। उसके बाद जब टीआर फॉल करता है, टोटल रेवेन्यू फॉल करेगा, आपकी एमआर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। क्लियर है। यहाँ पे टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम जितनी पहुंचती थी पहुंच गई, तभी एमआर मेरी क्या हो गई बेटा, जीरो। उसके बाद टोटल रेवेन्यू फॉल कर रही है, तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या आएगी तब उसके बाद, नेगेटिव। क्लियर है। आपने कभी भी एवरेज रेवेन्यू को नेगेटिव नहीं करना, क्योंकि वो तो प्राइस है और प्राइस कभी नेगेटिव में नहीं जाता। क्लियर है। तो आपका रिलेशन पहले वाला तो ये सेकंड रिलेशन है, ये थर्ड है। मैं पहला करवाना भूल गई हूँ, पहला यहाँ लिख देती हूँ। पहले वाला है, अगर टी आर आपका टोटल रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इंक्रीज तो कर रहा है, लेकिन किस रेट पे कर रहा है, डिमिनिशिंग रेट पे। किस रेट पे कर रहा है, तो फिर आपकी एमआर जो है वो फॉल करती है। देखो कैसे, इंक्रीज किया है पहले 8 के साथ, फिर 6 के साथ, फिर 4 के साथ, फिर 2 के साथ। नो डाउट टोटल रेवेन्यू इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन जो उसकी स्पीड है, मतलब जो उसका डिफरेंस है वो कम हो रहा है ना। पहले 8 के साथ था, फिर 6 के, तभी तो वो एमआर है। जो रेट होता है ना जिसपे टीआर इंक्रीज या डिक्रीज करता है, दिस इज नोन एज अ एमआर, है ना। तो एमआर तभी तो आपकी फॉल कर रही है, ये पहला वाला पॉइंट लिखोगे इसमें। सेकंड हो गया टीआर मैक्सिमम है, एमआर क्या हो जाएगी बेटा, जीरो। अगर टीआर फॉल करेगा, एमआर क्या हो जाएगी आपकी, नेगेटिव। इज इट क्लियर। ये आपका रिलेशन आएगा टी आर ए आर और एम आर। क्लियर है बच्चे। और नेगेटिव लिखा है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि नेगेटिव एम आर होती है बेटा। कब होती है नेगेटिव एम आर, अगर आपकी टी आर डिक्लाइन होना, अगर आपका टोटल रेवेन्यू पहले से कम हो गया है, दैट मीन्स आपकी एम आर हमेशा नेगेटिव होएगी। क्लियर है। और जब भी टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट होएगा, एम आर क्या हो जाएगी, जीरो। क्लियर है। और एक आपने नया रिलेशन आप किया है कि जब भी एयर फॉल करेगी, एमआर ज्यादा फॉल करेगी। समझ लगी है, एयर इंक्रीज करेगी, एमआर ज्यादा इंक्रीज करेगी। इज इट क्लियर। ये एक सिंपल रिलेशन है, जनरल रिलेशन है। ये किसी भी मार्केट सिचुएशन में नहीं है, मतलब ये मोनोपोली में हम वो अगर करेंगे आगे। इज इट क्लियर। वैसे ऐसा रिलेशन मोनोपोली में या मोनोपोलिस्टिक में होता है, बस परफेक्ट में नहीं होता, क्योंकि परफेक्ट में आपका जो प्राइस है हमेशा कांस्टेंट रहता है। वो हम कल करेंगे, ठीक है बच्चे। रिलेशन देखो एआर और एमआर में अंडर द डिफरेंट मार्केट सिचुएशंस, ठीक है। आपने पढ़ी अभी तक कि एक होती है परफेक्ट कंपटीशन, एक होता है इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट में पढ़ा आपने मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। वैसे तो और भी होता है, ओलिगोपोली होती है, मोनोप्सोनी होती है, लेकिन अभी फिलहाल हम यही दो आपके सिलेबस में, इसमें इस चैप्टर में यही दो है, ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले उसने बोला है ए आर अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। आपको याद है अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट सिचुएशन होती है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स सेलिंग द होमोजीनियस गुड्स। अगर गुड्स सारे होमोजीनियस थे, एक जैसे थे, देयर इज नो चेंज इन साइज, नो चेंज इन इवन इन कलर, सब कुछ सेम था, तो प्राइस कौन डिसाइड करता था, इंडस्ट्री। याद है मैंने बताया था ना कि फर्म जो थी वो प्राइस टेकर थी, इंडस्ट्री कौन थी, प्राइस मेकर। याद है, इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर, फर्म इज प्राइस टेकर। और प्राइस जो था वो कांस्टेंट रहेगा हर चीज उसके लिए। क्लियर है। एक इंडस्ट्री में जैसे सपोज एक क्लोथ की इंडस्ट्री है, तो सब क्लोथ का प्राइस सेम हो जाएगा। क्लियर है। तो इसमें क्या है, मैं बताया था प्राइस क्या होता है बेटा आपका, कांस्टेंट। तो अगर हम बात करेंगे परफेक्ट कंपटीशन की,
तो इसमें आप कोई भी यूनिट सेल कर लो, देखो आप कोई भी यूनिट सेल करो 1 2 3 4 5 6, आपका जो प्राइस है या एवरेज रेवेन्यू है, ठीक है, वो क्या आएगा, कांस्टेंट। सपोज 10 10 10, जितने मर्जी आप आउटपुट सेल करो आपका प्राइस सेम है। क्लियर है? तो फिर टोटल रेवेन्यू क्या आएगा, टोटल रेवेन्यू ये आएगा 20 30 40 50 60। और फिर मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, इनका डिफरेंस होता है ना बेटा, क्या डिफरेंस है 10 का, फिर कितना डिफरेंस है 10 का, फिर कितना है, मैंने कल बताया था ना। क्लियर है? तो आपने क्या सीखा इससे कि अगर आपका प्राइस कांस्टेंट है या एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट है तो मार्जिनल रेवेन्यू भी आपका क्या होएगा, कांस्टेंट और बराबर होएगा। समझ लगी? इज इट क्लियर? तो क्या रिलेशन आपने बोला है कि परफेक्ट कंपटीशन में अगर आपका एवरेज रेवेन्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगा तो एमआर भी सेम होएगा, मतलब ए आर इज इक्वल टू एम आर। क्लियर है? और जो क्यों, क्योंकि टी आर कॉन्स्टेंट रेट पे बढ़ेगा। क्लियर है? टी आर किस पे बढ़ रहा है, कांस्टेंट रेट के ऊपर ना। अब इसकी हम शेप्स की बात करते हैं, ये शेप है परफेक्ट कंपटीशन में जो टी आर है ना, टोटल रेवेन्यू, इट विल मेक द एंगल ऑफ 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि टी आर एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है? और इसकी शेप कितनी आएगी ए आर और एम आर की, 10 है ना आपका ए आर प्राइस, यही आपकी ए आर होएगी और यही आपकी एम आर होएगी। क्लियर है? ये आपने शेप पढ़ी किसमें, परफेक्ट कंपटीशन में। इज इट क्लियर? आप चाहे कोई भी आउटपुट सेल करो, 1 यूनिट सेल करो तब भी इतना है, 2 करो तब भी इतना है, 3 करो तब भी इतना है, 4 करो तब भी इतना है, 5 करो तब भी इतना है। क्लियर है? समझ लगी है? ए आर अगर आपका 10 है और वो कांस्टेंट है तो एम आर भी आपका सेम होएगा। इज इट क्लियर? अगला हम पढ़ेंगे इम्परफेक्ट में। किसमें पढ़े हो, इम्परफेक्ट में। इसमें सिर्फ 2 ही केस करेंगे, आपकी बुक में सिर्फ 2 है, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। क्लियर है? अब हम बात करेंगे मोनोपोली की। देखो मोनोपोली किस में बना था, मोनो प्लस पोली, मतलब सिंगल सेलर है एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं। तो मोनोपोली की एग्जांपल जैसे गवर्नमेंट के अंदर रेलवे आती है, तो गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल है किसके ऊपर, रेलवे के ऊपर। लेकिन फिर भी पता है मोनोपोलिस्ट को, पता है मोनोपोलिस्ट को पता है कि अगर वो रेट कम करेगा तो उसके गुड्स तो ज्यादा बिकेंगे ना बेटा, तो वो प्राइस कम करेगा। देखो लिखा हुआ है उसने मोनोपोली में कितने, हम बात कर रहे हैं मोनोपोली की। क्लियर है? कितने यूनिट सेल कर रहा है बेटा, बता रहा जरा, 1 2 3 4 5, उसका वो प्राइस अपना कम कर रहा है 10। ठीक है? तो टोटल रेवेन्यू कितना आएगा, इनको पता है क्या आता है, प्राइस इनटू यूनिट्स करो मल्टीप्लाई, 10 16 18 20 एंड 20। इज इट क्लियर? क्लियर है बच्चे? तो इसमें उसने बोला है टोटल रेवेन्यू आपका इतना आ गया 10,8,654, यहाँ पे रखा है 4, ये इस पे कांस्टेंट नहीं रखा, आप ऐसे कर लो। ठीक है जी। मोनोपली में आपका जो अब पहले बनाओ एम आर, एम आर क्या आएगा, यहाँ बना देते हैं एम आर। एम आर क्या होता है, टीयर में डिफरेंस कितना, 10 6, फिर 2, फिर -2 -6, यही आ रहा है ना बेटा आपका। क्लियर है? तो ये उसने उसने बोला है, देखो मतलब ए आर और एम आर की शेप क्या आएगी, ए आर आपका कम हो रहा है बेटा, ठीक है, और एम आर भी आपका मतलब इसमें बिल्कुल सेंटर में आएगा। मतलब अगर आपने प्रॉपर एक्यूरेट डायग्राम बनानी है ना, तो सपोज यहाँ पे जितना आपका डिफरेंस आएगा ना ए आर और एम आर का, है ना, इसके बीच में कट करना, अच्छा, एम आर की लाइन। इज इट क्लियर है? क्लियर है? अब देखो ये इसके बीच में क्यों कट होती है, वाई, बिकॉज जब भी मोनोपोलिस्ट को अपनी चीजें ज्यादा बेचनी है ना, तो सबके ऊपर प्राइस कम करेगा। ये नहीं कि जो चीजें भी बेच रहा है, जो चीजें पहले हैं उसका भी रेट कम करेगा। क्लियर है? तो जो ए आर है ना बेटा, तो ए आर जो उसमें कम हो रहा है विद अ कांस्टेंट रेट, तो 2 के साथ कम हो रहा है ना, तो एम आर भी कांस्टेंट रेट से ही जाएगा। क्लियर है? और एम आर कहाँ पे, देखो व्हेन ए आर इज फॉलिंग एम आर विल आल्सो फॉल एंड लेस देन ए आर। हमने कल भी पॉइंट किया था, अगर ए आर फॉल करेगा तो एम आर भी साथ में
फॉल करेगा। क्लियर है बच्चे? अगला है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, देखो जरा बच्चे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, यहाँ बना लेते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो आप रियल लाइफ में देखते हो क्या होता है बेटा, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, लेकिन गुड्स डिफरेंट है। गुड्स क्या है? डिफरेंट। और डिफरेंट गुड्स को प्रोड्यूस कर कर आप उनकी ऐड करते हो और बहुत सारी ऐड करके क्या करते हो, डिफरेंट प्राइस मतलब ज्यादा प्राइस भी ले सकते हो, कि मतलब नॉन प्राइस वॉर होता है। क्लियर है? तो इसमें भी जो है आपकी जो एआर है ना, वो आपकी एआर भी सेम फॉल करेगी ऐसे, ठीक है, और एमआर भी फॉल करेगी, याद रखना। अब बोलोगे मैम कि इसमें शेप डिफरेंट क्या है, इसमें जो एआर कर्व है ना, ये ज्यादा इलास्टिक होती है। एआर क्या है आपका? प्राइस। व्हाट इज द एआर? प्राइस। और जो डिमांड है ना, किसके ऊपर डिपेंड करती है? प्राइस के ऊपर। तो हमें इसी को एआर कर्व को हम डिमांड कर्व भी बोलते हैं, जैसे प्राइस लाइन भी बोलेंगे, इसे डिमांड कर्व भी बोलेंगे। इसमें देखो ना, ये स्टीपर है। स्टीपर का मतलब क्यों? क्योंकि इसमें डिमांड लेस इलास्टिक होती है, ठीक है, क्योंकि मोनोपोलिक सिंगल सेलर है। अगर वो प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज करेगा तो इतना फर्क नहीं पड़ता जितना किसमें पड़ता है, मोनोपोलिस्टिक। ठीक है, इसमें जो एआर कर्व है, जो डिमांड कर्व है, वो फ्लैटर है, क्योंकि इसमें मोर इलास्टिक डिमांड होती है। क्या होती है? हमने उस चैप्टर में भी पढ़ा था ना कि मोर इलास्टिक डिमांड क्यों होती है, बिकॉज बहुत सारे जो क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल है। जैसे मैं ये मार्कर दूसरा मार्कर खरीदूं, मार्केट में तो बहुत सारे मार्कर्स है ना, क्योंकि परफेक्ट सॉरी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है कि क्लोज सब्स्टिट्यूट बहुत ज्यादा अवेलेबल होते हैं, जिससे आपकी डिमांड क्या होती है, मोर इलास्टिक डिमांड। और जो एआर कर्व है ना, इसे हम डिमांड कर्व भी बोलते हैं, तो ये फ्लैटर आएगी। क्या आएगी? बस डिफरेंस देख लो, दोनों में कम हो रही है, मोनोपोली में भी और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी, क्योंकि जो आजकल पता ही है आपको, अगर अपना आपने ज्यादा आउटपुट सेल करना है, आपको रेट कम करना पड़ेगा, तो दोनों में ये फॉल करती है। लेकिन परफेक्ट में क्या थी? कांस्टेंट, है ना। तो इन दोनों में फॉल करेगी। फर्क क्या है कि इसमें लेस इलास्टिक है, थोड़ी स्टीपर बना देना, इसमें आप मोर इलास्टिक बनाना। क्लियर है? फ्लैटर बना देना। और जो एमआर कर्व है ना, तो इसके सेंटर पॉइंट है ना, इस देखो इससे ज्यादा मतलब ऐसे आएगी, क्योंकि एमआर भी ज्यादा इलास्टिक होगी। समझ लगी है? बाकी ये आपने लाइन अपने मारनी नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रही हूँ कि इसमें एमआर मतलब बिल्कुल मिडल में करती है, जो इनका गैप होता है ना वाई एक्सिस और एआर में, और इसमें थोड़ा हाई पॉइंट पे जाती है। क्लियर है? क्योंकि डिमांड जो है ज्यादा इलास्टिक होती है, बाकी दोनों ही केस में फॉल करेगी। इज इट क्लियर? इन दोनों में फर्क क्या समझ लगी बेटा? बस ये आपका है। बाकी आपको गिवन है परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट में। देखो ये सुन लो जो डिफरेंस है, उसने बोला है कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या था, मैं पहले भी शायद कुछ मैंने अभी रेज कर दिया कि परफेक्ट में मेरा जो टीआर था ना बेटा, देखो टीआर मेरा ऐसे बढ़ा था कांस्टेंट रेट के ऊपर, है ना। अभी मैंने बताया ना 45 डिग्री का एंगल बनाता है, किसमें? परफेक्ट में। क्लियर है? लेकिन इम्परफेक्ट में जो टीआर बढ़ेगा, तो टीआर इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन वो कम रेट पे इंक्रीज हो रहा है। ऐसे इंक्रीज हो रहा है ना, पहले 6 के साथ, फिर किसके साथ बताओ? 2 के साथ। क्लियर है? देखो परफेक्ट में टीआर की शेप थी 45 डिग्री एंगल, क्यों? क्योंकि टीआर कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज हो रहा था। इज इट क्लियर? अब इस केस में जब पढ़ते हो इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इनमें टीआर पहले इंक्रीज करता है, फिर धीरे धीरे डिक्रीज होना। समझ लगी है? क्लियर है? परफेक्ट में टीआर कांस्टेंट रेट पे 45 डिग्री का एंगल बनाता है। इम्परफेक्ट में चाहे वो मोनोपोली है, चाहे वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, टीआर पहले रेज करेगा, फिर थोड़ा सा कांस्टेंट, फिर फॉल करना शुरू कर देगा। क्लियर है? जो अगला डिफरेंस उसने बोला है इम्पैक्ट ऑफ प्राइस चेंज। परफेक्ट कंपटीशन में सेलर के पास तो कोई राइट है नहीं कि वो प्राइस को चेंज कर ले, है ना। लेकिन इम्परफेक्ट में क्या होता है, चाहे वो मोनोपोली है, चाहे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, दोनों में जो जो सेलर है वो अपना प्राइस रिड्यूस करके अपना ज्यादा आउटपुट सेल आउट कर सकता है। क्लियर है? फिर आपको दिया है टीआर की शेप, मैंने बता दी है। आप एक और डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो, क्या? शेप्स ऑफ एआर एंड एमआर। परफेक्ट में क्या आएगी पता है? आपने परफेक्ट में भी की थी, कांस्टेंट आई था, ये आई था ना शेप आपकी। और मोनोपोली और मोनोपोली इम्परफेक्ट में क्या आएगी, दोनों में दोनों फॉल करेंगे। क्लियर है?
आप एक और डिफरेंस ऐड कर देना और इन दोनों की डायग्राम बना देना। किसमें? कि इसमें तो एयर एम आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है ना बेटा, और इन दोनों में क्या करती है? फॉल करती है। इज इट क्लियर? ये टॉपिक अब खत्म हो गया, बाकी हम कल करेंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम।